हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का हमारे आज के सेशन में बेटा बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं, बताते हैं हम आज के सेशन में क्या चीजें कवर करेंगे। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स हम 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त से 31 अगस्त तक का पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थीम फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 2024। 2024 का इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को हुआ था, उसकी थीम पूछी जा रही है, क्या है। तो इस बार की थीम थी विकसित भारत। क्यों थी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमें भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। कब तक बनाना है? 2047 तक बनाना है। इसी वजह से इस बार की थीम भी थी विकसित भारत। विकसित भारत सरकार का क्या एम है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। विद दिस बात करते हैं अगले सवाल की। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द एम्बिशियस ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन आपका 15 अगस्त 2024। यानी कि कौन सी वो सरकारी मिनिस्ट्री है जिसने ट्री प्लांटेशन ड्राइव को स्टार्ट किया है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन? तो वो शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको शुरुआत किया है और लगभग 15 लाख पेड़ उन्होंने लगाने की बात करी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगाएगी 15 लाख पेड़। अच्छा, ये जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, ये शुरुआत क्या अभी ही हुई है? क्या 15 अगस्त को हुई है? नहीं, इसकी शुरुआत 5 जून को हुई थी, जिसको कि हम एनवायरमेंट डे के नाम से जानते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस दिन शुरुआत करी है, यानी 15 अगस्त को शुरुआत करी है और उन्होंने टारगेट लिया है कि हम 15 लाख पेड़ लगाएंगे। Moving on to the next question, what is the main vision of the Viksit Bharat initiative as mentioned in the speech? अब ये आपका विकसित भारत जो है, इसका मेन मकसद क्या है? क्या उसका विजन है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। आगे बढ़ते हैं। Which edition of the National Film Awards was held in 2024? अभी हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे। पूछा जा रहा है ये कौन सा एडिशन था, मतलब ये कितनी बार हुआ था। इस बार वाला जो एडिशन था वो कौन सा वाला एडिशन था? तो वो था आपका 75th एडिशन। सॉरी वेरी सॉरी, वो था आपका 70th एडिशन, क्योंकि ये 70वीं बार हो रहा था। अगला सवाल आता है, इस वाले अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? कौन सी वो मूवी थी, कौन सी पिक्चर थी जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था? तो वो दिया गया था आत्म। ये एक मलयालम मूवी है और इस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। अच्छा, अब आपको मालूम है एक बात बहुत अच्छे से कि जितने भी आपके अपॉइंटमेंट है ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आप लोग को कई बार ये बात बताई है। यस, तो ये आपके लिए डबल स्टार क्वेश्चन है। नाउ दिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा आपका गोविंद मोहन। अच्छा, गोविंद मोहन जी के पहले कौन था? अजय कुमार भल्ला जी इनके पहले थे। अर्लियर इनके पहले कौन थे? अजय कुमार भल्ला जी थे। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है, गोविंद मोहन जी इसके पहले क्या थे? जैसे अभी तो ये नए यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, इसके पहले ये कौन थे? इसके पहले ये थे इसे आपके होम मिनिस्ट्री के ही एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के ही एडिशनल सेक्रेटरी थे और इन्होंने ही जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वगैरह जो प्रोग्राम्स है वो इन्होंने ही लॉन्च करे थे। आइए आते हैं अगले सवाल पे। Who has been appointed as a director of the enforcement directorate यानी कि ईडी के डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? अब जो जिनको अपॉइंट किया गया है ना, वो अभी तक भी आपके डायरेक्टर थे, बट वो एज अ एक्टिंग डायरेक्टर थे। मतलब अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन परमानेंटली नहीं ली थी, लेकिन अब उनको फाइनली बता दिया गया है कि हाँ आप ही आगे तक संभालेंगे, अब आपकी ही ये सीट हुई। तो अब जो है इनका क्या नाम है जो बने हैं ये? ओके, तो ये है मिस्टर राहुल नवीन। नवीन जी बने हैं अभी तक ये एक्टिंग डायरेक्टर थे और अब इनको इनकी फाइनल सीट दे दी गई है कि आप यहीं पे रहेंगे। कब से बने थे? ये सितंबर में बने थे, लेकिन तब ये एक्टिंग डायरेक्टर थे। अब इनको इनकी फाइनल पोजीशन दे गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूपी चीफ मिनिस्टर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ? अब यूपी सरकार ने, यूपी मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च करी है हमारे यहाँ के यूथ के लिए, हमारे यहाँ के युवाओं के लिए,
कि आप स्टार्टअप शुरू करो, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको लोन्स देंगे, वो भी बिना किसी भी शुल्क के, यानी शुल्क नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे बिना किसी भी ऋण के, बिना किसी भी ब्याज के हम आपको लोन देंगे। तो आपको बताना है उस स्कीम का नाम क्या है। तो द राइट आंसर इज मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। अच्छा, इस स्कीम में क्या है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का आप वो लेते हैं, आप कर्ज लेते हैं, आप लोन लेते हैं, तो वो आपको ब्याज मुक्त दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए, लेकिन वो लोन होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। विच टू नेशंस कोलैबोरेटेड टू एस्टैब्लिश द न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। पूछा जा रहा है आईआईटी मद्रास में अभी हाल ही में कौन से वो 2 देश हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया और अपना एक सेंटर डाला है आईआईटी मद्रास में। तो पहली चीज वो दो देश हैं, इंडिया एंड इजराइल। भारत और इजराइल वो 2 देश हैं। इन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर डाला है। कहां पर डाला है? आईआईटी मद्रास में डाला है। अच्छा, उस वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर का काम क्या होगा? देखिए, वो वाटर टेक्नोलॉजीज में क्या नया इनोवेशन हो सकता है, किस तरीके से हम पानी का और अच्छी तरीके से और सस्टेनेबल यूज हम कर सकते हैं, किस तरीके से अर्बन वाटर सप्लाई में हम और अच्छे से अर्बन वाटर सप्लाई कर सकते हैं कि हमारी लागत कम आए, मतलब हम पानी को बचा भी सकें और घर घर को पानी मिल भी जाए। जो हमारे यहाँ की दिक्कतें हैं, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, उन चीज़ों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, यानी वाटर स्कैर्सिटी के जो मुद्दे हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ऐसे पानी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने इनोवेशन है, जो भी रिसर्च होनी है, उनके लिए ये एक सेंटर बनाया है। भारत और इजराइल दोनों इस चीज में साथ में आगे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which airport in Asia became the first to receive the Airports Council International's ACI Level 5 accreditation? अब ये क्या है? देखिए, ये है लेवल 5 एक्रेडिटेशन में इसमें क्या हुआ है, इसमें जो स्कोप 1 एंड स्कोप 2 ग्रीन हाउस गैसेज हुई है, जो गैसेस होती हैं उनका 96.5% तक उनमें कमी आई है। कौन सा वो एयरपोर्ट है? वो है आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, यानी बैंगलोर का वो एयरपोर्ट है जिसने अपने यहाँ के जो स्कोप 1 एंड स्कोप 2 ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को 96.5% तक कम किया है। और आपको बता दें, ये इनका टारगेट था जो इन्होंने 7 साल पहले कंप्लीट कर लिया, यानी 2030 तक इनका ये टारगेट था कि इनको इतना कमी लानी है अपने यहाँ की ग्रीन हाउस गैसेज में, लेकिन इन्होंने अभी ही पूरा कर लिया। तो इन्होंने 7 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया है और इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल में। Who was elected as the youngest prime minister of Thailand at the age of 37? तो 37, मात्र 37 की एज में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन बना है? वो बनी है, उनका नाम पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, पेटोंगटैन शिनावात्रा। बस एक ही बार पढ़ेंगे इस नाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Who are the flag bearers for India at the opening ceremony of Paris Paralympics 2024? पहली चीज, अब देखिए, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। पैरालंपिक्स होता है दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है, दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए होता है पैरालंपिक्स। अच्छा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ओपनिंग सेरेमनी कौन होगा फ्लैग बियरर? जब भी ये शुरुआत होता है तो इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन होगा, मतलब इंडिया की तरफ से ध्वज कौन लेके जाएगा ओपनिंग सेरेमनी में? शुरुआत में कौन है वो? सुमित एंटिल एंड भाग्यश्री जाधव, ये दोनों इंडिया की तरफ से ध्वज लेके जाएंगे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। Who are the flag bearers for India at the opening ceremony of Paris Olympics 2024? Paris Olympics 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर्स कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज पीवी सिंधु एंड शरद कामल। अच्छा, एंड अब आपको बताना है क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया, ये आपका पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में कौन हमारे इंडिया के फ्लैग बियरर रहे थे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन नेम्ड इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन इन न्यूयॉर्क? भारत के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में किनको बनाया गया है? अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की रिप्रेजेंटेटिव एक अपॉइंटमेंट है, भारत के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में किसको बनाया गया है? पी हरीश को बनाया गया है। ये अभी तक कहाँ के थे? ये अभी तक इंडिया की तरफ से जर्मनी के थे, जर्मनी में ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच रिनाउंड डीआरडीओ साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स रिसेंटली पास अवे एट द एज ऑफ 84? अब देखिए,
एक इंसान थे, एक शख्स थे जिनका अग्नि मिसाइल से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? ऐसा उन्होंने क्या काम किया है कि उनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स बोला जाता है? पहली चीज, वो फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर थे जिसके अग्नि मिसाइल्स के जो मिशन थे उनके। कौन है वो? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which organization imposed a fine of rupees 3 lakh on Sri Ram's IAS for misleading claims over the UPSC 2022 exam results? Just a moment. Yes. तो हमारा अगला सवाल आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज अ फाइन ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन श्री राम्स IAS फॉर मिसलीडिंग क्लेम्स ओवर द UPSC 2022 एग्जाम रिजल्ट? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो श्री राम IAS है उसके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? पहली चीज ये बता दे, उन्होंने मिसलीडिंग फॉल्स क्लेम किया है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट किया है कि हमारा रिजल्ट 200 बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं, हमारे यहाँ के 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने UPSC क्लियर किया है। तो जो आपका ये है PCI से कहाँ गई, हाँ नहीं सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो लोग हैं, जनता है, कोई भी उनके साथ गुड्स या सर्विसेज में कोई भी धोखाधड़ी हो रही होती है, यानी कोई भी फॉल्स क्लेम कर रहा है, कोई भी गलत एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उससे लोगों को बचाना, ये होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम। तो इसने कहा बताइए आपके 200 लोग कहाँ से आ गए? 200 लोग का सिलेक्शन आपके वहां से नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हर एक ने आपके यहाँ के क्लासरूम कोर्स में नहीं एनरोल किया है। आपके यहाँ के खाली कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने क्लासरूम कोर्स में एनरोल किया है। बाकी कोई अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए आया था, कोई आपके पास सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए आया था, किसी ने सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज ली थी। तो आप जनता को गलत चीजें क्यों दिखा रहे हैं? इसके लिए इनके ऊपर 3 लाख रुपए का लगाया गया था जुर्माना। वेट, वेरी सॉरी, ये था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अपकमिंग गवर्नमेंट रेडियो प्रोग्राम एम्स टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू फार्मर्स स्टार्टिंग इन सेप्टेम्बर? कौन सा वो रेडियो पे एक प्रोग्राम आ रहा है, अभी हाल ही में आने वाला है, सितंबर से उसकी शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि जो कृषि की साइंस होती है, यानी जो आपका एग्रीकल्चर की साइंस होती है, वो फार्मर्स तक के पास जाएगी, फार्मर्स को पता चलेगी। तो उसका नाम है उस प्रोग्राम का किसानों की बात। किसानों की बात उसका नाम है। इसमें क्या होगा? इसमें बताया जाएगा कौन सी क्रॉप, कौन से पेड़ के लिए, कौन से पेड़ पौधों के लिए किस तरीके का सॉइल चाहिए होता है, आपको पेड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, आपको किस तरीके के पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से सीजन में कौन सी चीज़ आपको उगानी चाहिए, ये जितनी नॉलेज है ये आपका किसानों की बात शुरू किया जाएगा एक रेडियो प्रोग्राम, ताकि घर घर तक जितने भी आपके फार्मर्स है उनके पास ये बात जा सके। Next question, which village in Maharashtra was inaugurated as the first solar village in the state? Maharashtra का, hello, yeah, okay. Which village in Maharashtra was inaugurated as the first solar village in the state? महाराष्ट्र का वो कौन सा विलेज है जो पूरा एक सोलर विलेज है, यानी कि वहां पे जितनी भी बत्तियां होती हैं, पंखे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता ही नहीं है, वहां पे चीजें किससे चलती हैं? सोलर पावर से चलती हैं। तो कौन सा वो महाराष्ट्र का विलेज है जहां पे जो कि पूरा का पूरा सोलर विलेज है, सिर्फ आपकी सोलर पावर से ही चलता है? वो है मान्या चिवाड़ी गांव। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? सो द राइट आंसर इज राजेश कुमार। ये भी अपॉइंटमेंट है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Which tourism project in Kerala won the ICRT Gold Award in 2024? अब ये जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है केरला का, ये शुरू किया गया था बेपोर में, तो इसको बोलते हैं बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट, और लगातार केरला में ये तीसरी बार हुआ है कि इसको केरला को ये अवार्ड मिला है, लगातार तीसरी बार। अच्छा, क्यों ये अवार्ड दिया गया? ऐसा केरला में क्या हुआ है? देखिए, वहां पे एक तो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया गया है, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ज्यादा लोग आए, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए तो इसलिए उनको ये अवार्ड मिल गया, नहीं। उन्होंने टूरिज्म को तो बढ़ावा दिया, लेकिन अपने लोकल्स जो थे, लोकलाइट्स जो थे, उनको उन्होंने आप कह सकते हैं कि उनको आमदनी करने के अवसर भी प्रदान करे, कि उनको ज्यादा से ज्यादा वो लेके आए, केरल की सरकार ज्यादा से ज्यादा उन लोकलाइट्स को लेके आई, लोकल पीपल को लेके आई, और उनको टूरिज्म में इन्वॉल्व किया, उनका आमदनी का स्रोत बनाया उस टूरिज्म से। इस वजह से इसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज ऑनर्ड विद द सेंटिनरी कोमेमोरेटिव कॉइन रिलीज्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह?
किसको ऑनर किया गया था एक कॉइन से, जो कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था। अब किसको किया गया था? एम करुणानिधि को किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए उनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इन मोटरसाइकिल रेसिंग? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस्को बैग्निया। मोटरसाइकिल रेसिंग में ग्रैंड प्रिक्स मिला है फ्रांसिस्को बैग्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड एन एडवर्टीजमेंट फॉर लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज व्हिच वाज लेटर आस्क्ड टू बी कैंसल्ड बाय द गवर्नमेंट? आपको पूछा जा रहा है जो लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट होता है, अभी हाल ही में एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया था। किसको द्वारा निकाला गया था आपको बता देते हैं, वो यूपीएससी के द्वारा निकाला गया था, लेकिन बाद में उस पर स्टॉप लगा दिया गया है फिलहाल के लिए। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी वो आपका ये था, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ऊपर ये फिलहाल के लिए स्टॉप किया गया है, जिसको वो है यूपीएससी। क्यों किया गया है उस एडवर्टीजमेंट को स्टॉप किया? अभी इसमें कोई भर्ती नहीं होगी लेटरल एंट्री। पहले समझते लेटरल एंट्री होता क्या है। देखिए, लेटरल एंट्री जो भी आपके थोड़ी बड़ी सीनियर लेवल की पोजीशंस होती है, जैसे जेएस जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन, डायरेक्टर की पोजीशन, ये सब थोड़ी सीनियर लेवल की पोजीशंस होती है। इनमें कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बुलाया जाता है ऑन डेप्यूटेशन बेसिस या ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन पर्टिकुलर फील्ड में, उनको बुलाया जाता है कि आप थोड़े दिन के लिए हमारा कार्यभार संभालिए। यहाँ पे ये बोला गया है, लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन जताया है कि देखिए, जैसे रिजर्वेशन आपकी भर्तियों में होता है, चाहे यूपीएससी की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, अगर वहां पे रिजर्वेशन होता है तो जो लेटरल एंट्री वाली चीजें हैं उनमें रिजर्वेशन क्यों नहीं होता है? इस बात पे इसको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है, इस एडवर्टीजमेंट को। इस पर अभी आगे बातचीत चल रही है। तो वो रिक्रूटमेंट किसके द्वारा निकाला गया था? वो यूपीएससी के द्वारा निकाला गया था। Next, moving on to the next question. Which Indian state launched the country's first digital code for handling cases under Negotiable Instruments Act? कौन सा वो इंडियन स्टेट है जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेस हैं उनको ऑनलाइन डील करना शुरू किया है? उसके लिए एक डिजिटल कोड स्टैब्लिश किया है, यानी ऑनलाइन के थ्रू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में किस टाइप की चीज़ें आती हैं? अगर कोई भी केसेस जैसे आपके चेक से रिलेटेड होते हैं, वो आपके आ जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत। तो कौन सी वो स्टेट है? केरला ने शुरू किया है डिजिटल कोड, सारे केसेस के लिए नहीं, सिर्फ जो भी केसेस फॉल करते हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सिर्फ उनके लिए डिजिटल कोड शुरू किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which train was the advanced water level monitoring system inaugurated by Indian Railways at Kamakhya railway station? अब पूछा जा रहा है वो कौन सी ट्रेन है जिसमें एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम को इनॉग्रेट किया है? कहाँ पर किया गया है? कामाख्या रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तो उस ट्रेन का नाम है ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस। अब मैम, व्हाट इज दिस एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम? अब कई बार ऐसा होता है, देखिए, आपको बड़े स्टेशन पर तो पानी की सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जब हमारे लॉन्ग रूट्स होते हैं तो हमारी जो ट्रेनें होती हैं गांव-गांव से जा रही होती है। अब वहां पर दिक्कत आती है, अगर हमें पानी की ज़रूरत है, ट्रेन में पानी की ज़रूरत है, तो कहाँ से आए पानी? उसी के लिए ये है एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपको जब भी ज़रूरत हो, पानी की कमी आपको ट्रेन में नहीं आएगी, पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा। Okay, now moving on to the next question. What is the name of the AI-based mobile app launched by Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan for pest surveillance? इसका आंसर है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है उस AI बेस्ड मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पेस्ट सर्वेलेंस के लिए। देखिए, अब ये जो NPSS है, इसमें क्या होगा, ये एक ऐप है। अगर हमारे फार्मर के पास कोई क्रॉप है, क्रॉप में पेस्ट आ गए, क्रॉप में इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स क्रॉप को खा रहे, कीड़े मकोड़े क्रॉप को खा रहे, लेकिन फार्मर तो नहीं पहचान पा रहा है कि हम इसमें कौन सी दवाई इस्तेमाल करें, ये भी दवाई नहीं असर कर रही, वो भी दवाई नहीं असर कर रही। वो साइंटिस्ट तो है नहीं जिसको हर चीज पता हो कि हाँ ये इस कीड़े की दवाई ये है, नहीं पता होगा, राइट। इसके लिए ये ऐप है कि फार्मर को इस तरीके की कोई भी दिक्कत है, वो फोटो खींचे, वो उस ऐप को ऊपर अपलोड कर दे, उसको सॉल्यूशंस देंगे जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है या जो भी वो ज्ञानी लोग हैं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, वो उस चीज के बारे में बताएंगे कि
आप इस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके की कोई भी ऐसी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल सा उस AI बेस्ड ऐप के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, फोटो डाल दीजिए एंड यू विल गेट दैट सोल्यूशन। बहुत ही अच्छा एक ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज आर सेट टू होल्ड द थर्ड 2+2 डायलॉग इन न्यू दिल्ली। कौन सी वो दो कंट्री हैं जो कि तीसरा 2+2 डायलॉग होल्ड करने जा रही हैं। कहाँ पर करने जा रही हैं? नई दिल्ली में करने जा रही हैं। तो उसका क्या नाम है पूछा जा रहा है। ओके, तो वो दो कंट्रीज है इंडिया एंड जापान। अच्छा, अब यहाँ के कौन से वो दो मिनिस्टर हैं? दो मिनिस्टर नहीं कहेंगे, 2+2 डायलॉग पहले बात करते हैं इसका नाम क्यों रखा गया। क्योंकि इसमें जो लोग बात करने के लिए आए हैं वो है हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आप देखिए, भारत के डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड जापान के डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो क्या हो गया, दो लोग में बात हो रही है, दो इधर के लोग दो उधर के लोग, इसलिए बोला गया 2+2 डायलॉग। किसके किसके बीच में हो रहा है? ये इंडिया और जापान के बीच में हो रहा है। कौन सा वाला है? तीसरा है ये। Moving on to the next question, which university signed an MOU with Nepal Academy for the mutual study of Nepali language, literature, culture and philosophy? कौन सी वो भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसने MOU साइन किया हुआ है नेपाल अकेडमी के साथ में, ताकि नेपाली लैंग्वेज को हम और बढ़ावा दे सके और उनके ऊपर रिसर्च कर सकें, उनको और उनका कल्चर को डेवलप कर सकें। तो वो है BHU। यानी वहाँ के लोग यहाँ आ पाएंगे भी, हमारे BHU में आएंगे, हमारे BHU के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके रिसर्च कर सकते हैं, नए नए इनोवेशंस टाइप के कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो इनकी नेपाल अकेडमी, नेपाल अकेडमी के जो इंडियन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है वहाँ के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स वगैरह भी दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why did the RBI launch the RBI 90 quiz for undergraduates? RBI ने RBI 90 quiz अभी हाल ही में लॉन्च किया था अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। पूछा जा रहा है कि क्यों लॉन्च किया था। उसके पहले हम बात करते हैं कि RBI 90 क्विज है क्या। देखिए, RBI 90 साल RBI के पूरे हुए थे, सेंट्रल बैंक के 90 साल पूरे हुए थे, इसी वजह से इन्होंने RBI 90 क्विज को लॉन्च किया। अब ये जो क्विज है ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए लॉन्च किया गया था और इसमें आपके RBI के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए लोगों को बोला गया था कि आप लोग आओ बच्चे पार्टिसिपेट करो। क्या पूछा जाएगा इसमें? RBI कब डेवलप हुआ, इस तरीके के, मतलब RBI से रिलेटेड चीजें देखा जाएगा कि आप RBI को कितना जानते हैं। तो इसके लिए RBI 90 क्विज क्यों हुआ था? ताकि RBI के जो 90 साल पूरे हुए थे उसके लिए हुआ था ये। नेक्स्ट आता है, हु रिसेंटली टुक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। तो कौन है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट आता है, विच इंस्टीट्यूशन वॉज रिसेंटली रैंक्ड एज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। बेस्ट कंट्री का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन किसको रैंक किया गया है? IISc बैंगलोर। Which airport clinched the Best Airport Award for the third consecutive year at the India Travel Awards? थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार तीसरी साल इस एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। कहाँ पर मिला है? इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में। किस चीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है? बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इसको मिला है। कौन सा है? ये मत कहिएगा वो बैंगलोर वाला है, नहीं, बैंगलोर वाला दूसरी चीज के लिए, उसने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है आपका हैदराबाद के एयरपोर्ट को, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। क्यों मिला है? वहाँ के जो वो एयरपोर्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजिकली उन्होंने अपने एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा एडवांस बना दिया है, तो हर चीज़ की सुविधाएं हैं वहाँ पर। सेकेंडली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इस एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूनिवर्सिटी इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना रही है? क्यों बना रही है? क्योंकि 75th एनिवर्सरी है जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो पहले आपको आंसर बताते हैं, फिर आपको बताएंगे इस वाले में इसमें है क्या क्या। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये आपको मालूम है पूरी तरीके से लॉ की यूनिवर्सिटी है मेनली। अच्छा, अब ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी, टेक्स्ट के फॉर्म में, विजुअल्स के फॉर्म में, ऑडियो विजुअल्स के फॉर्म में एंड वीडियोस के फॉर्म में।
सेकेंडली इसमें जो जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी प्रोफाइल पूरी बताई जाए कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो पूरा प्रोसेस बनाया जाएगा, वो ड्राफ्ट्स बताए जाएंगे, पहले ये ड्राफ्ट बना लेकिन फिर इसमें ये चेंज किए, फिर इन्होंने ये सजेशन दिया। जो पूरी कहानी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की वो बताई जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि उस कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। मान लीजिए उसमें कोई पॉइंट इंक्लूड किया गया है तो वो क्यों इंक्लूड किया गया है, किस थॉट से उस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे एक अलग चिल्ड्रंस कॉर्नर रहेगा जिसमें बच्चे जाके क्विजेस वगैरह खेल सकते हैं अपना, और भी चीजें मतलब अपने बच्चों के लेवल की सारी चीजें भी इसमें रहेंगी। तो बहुत ही अच्छा है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ शेफ डे मिशन फॉर इंडियाज पेरिस 2024 पैरालंपिक कंटिजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल शेफ डे मिशन क्या होता है कि जिस भी चीज के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को उस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी अगर हम यहाँ पेरिस 2024 पैरालंपिक की बात कर रहे हैं तो इस पूरी चीज की, इस पूरे पेरिस पैरालंपिक 2024 इंडिया की साइड की जिस इंसान को जिम्मेदारी दी गई है उसकी बात करी जा रही है कि वो इंसान कौन है। वो है मिस्टर सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज रिप्लेस्ड नजमुल हसन पापो एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। किसने नजमुल हसन को रिप्लेस किया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? तो वो है हमारे फारूक अहमद जी। Which brand topped the global food brand rankings in 2024 as the world's strongest food brand according to the Global Food and Drinks Report? ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी वो ब्रांड है जिसने टॉप किया है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, और उसको स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड बोला गया है, दैट इज अमूल। अब देखिए कोका कोला जो है उसने टॉप किया है आपका सबसे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक में, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसने टॉप किया है। आपको बताना है व्हाट इज दिस वैल्यू, वैल्यू किस चीज की ब्रांड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी लॉन्च द एआई फेशियल रिकॉग्निशन टूल फेस मास्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अकाउंट्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अब ये जो फेस मास्क है ये एक एआई फेशियल रिकॉग्निशन टूल है, ताकि ये एक बैंकिंग का एक टूल है, बेसिकली एक पर्टिकुलर बैंक है उसने इसको लॉन्च किया है ताकि पता चल पाए जो इंसान इसको खोल रहा है वो वही इंसान है जिसका ये अकाउंट है या कोई और तो उसके नहीं खोल रहा है। तो बेसिकली इसके लिए लॉन्च किया गया है। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसको लॉन्च किया है। Which state became the first in India to notify rules for serving summons and warrants online, allowing the use of electronic methods such as email, messaging app like WhatsApp and text messages in its judicial processes? मतलब बहुत ही शॉर्ट में समझिए, वारंट्स वगैरह समन वारंट्स, अगर वो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है कि आपको समन्स वारंट्स ये सब ऑनलाइन ही मिल जाएंगे या टेक्स्ट मैसेज या ईमेल्स या व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे। तो इट इज योर मध्य प्रदेश। Next question. Which state's cabinet approved a bill to abolish the Muslim Marriages and Divorce Registration Act and Rules of 1935? वो कौन सी स्टेट है जिसने मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट रूल्स ऑफ 1935 को अभी हाल ही में हटा दिया है, अबॉलिश कर दिया है? कहाँ की उसके कहाँ कौन से स्टेट की कैबिनेट ने इसको हाल ही में अबॉलिश किया है? तो वो है असम की। अभी ऐसा मेनली वहां पे क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती थी, इस वजह से ऐसा किया गया है, इस वजह से इस रूल को हटा दिया गया है ताकि अब जो भी मैरिजेस हो वो सरकारी, उसके अंदर सरकार के अंडर रजिस्ट्रेशन हो उस चीज का। Which organization launched the UPI Circle for secure payments among trusted users? अब ये UPI सर्कल क्या है पूछा जा रहा है, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इस UPI सर्कल को? देखिए UPI सर्कल एक UPI से आप इतना तो समझ गए कि ये पेमेंट से रिलेटेड चीज हो रही है। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा आपके जो थोड़े एजेड लोग हैं, जैसे कई बार होता है एजेड एज इन नॉट फिजिकली बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। पेरेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स डिजिटली बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, या लोगों की मदर्स होती हैं, या लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कि डिजिटली एक्टिव नहीं होते हैं। वो आपसे कहते हैं ना बेटा ज़रा मेरा फ़ोन लो और उससे इतना पेमेंट कर दो। तो अब उसकी जगह आप एक अपना UPI सर्कल बना सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रैंड मदर या आपके ग्रैंड फादर आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें आप अपने ही फ़ोन से कर लो, तो वो आपको उसमें ऐड कर लेंगे, आपको अपने फोन में ऐड कर लेंगे एंड वो लिमिट भी सेट कर देंगे कि आप उनके ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर लिमिट तक कर लेंगे। मान लीजिए 5000
5,000 तक के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, वही लिमिट सेट करेंगे एंड आप उनके बिहाफ पे आप अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट उनका होगा, इसीलिए कह रहे हैं उनके बिहाफ पे आप पेमेंट अपने फोन से कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यूपीआई सर्कल इज। किसने इसको लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। हु लॉन्च्ड द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1? किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्टर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज? आपकी लगभग 25 फील्ड्स में बताई गई हैं। 25 फील्ड्स में लोगों में कॉम्पिटिशन्स होंगे। अब 25 अलग अलग फील्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आएंगे, म्यूजिक, डांस, आर्ट, इस तरीके की जितनी भी बहुत सारी फील्ड हैं, तो 25 फील्ड से लोग आएंगे, उनमें कॉम्पिटिशन्स होंगे एंड उसके बाद में जो भी लोग जीतेंगे उनको इंटरनेशनली बाहर भेजा जाएगा। सो दिस इज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 एंड किसने लॉन्च किया है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ने लॉन्च किया है। Which bank launched an exclusive savings account named Avni for women customers? कौन सा वो बैंक है जिसने खाली विमेंस के लिए एक बैंक अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है अवनी? तो पहली चीज, इस बैंक का नाम है बंधन बैंक। अब सेकंड सवाल आता है कि बंधन बैंक में ऐसी कौन, इस अवनी अकाउंट में ऐसी कौन कौन सी चीज है? इसमें जो आपका डेबिट कार्ड्स होंगे, डेबिट कार्ड्स में एक्सेस दी जाएगी कि आप फ्री लाउंज यूज कर सकते हैं एयरपोर्ट्स का, मीन्स एयरपोर्ट्स का लाउंज यूज कर सकते हैं फ्री में। पहली चीज तो ये आ जाएगी। सेकंड चीज आएगी कि आपको जो आपके लॉकर वहां पे होते हैं बैंक्स में, जो लॉकर होते हैं, लॉकर में आपको लॉकर रेंटल में आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड आपका ये आ जाएगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस साथ में इसमें मिलेगा अप टू ₹10 लाख। तो इस तरीके की कई बेनिफिट्स दी जाएंगी, बट ओनली अगर वो अकाउंट विमेंस के द्वारा खोला जा रहा है, इसीलिए उसका अवनी अकाउंट बोला गया है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप इन द सलून कैटेगरी? पहली इंडियन महिला कौन बनी है जिसने नेशनल कार चैंपियनशिप जीता है सलून कैटेगरी में? तो वो बनी है डायना पुंडोले। Who has been appointed as the additional director general ADG in the Indo-Tibetan Border Police? वो कौन बने हैं? संजीव रैना। अब ये जो ITBP होती है ये मेनली आपके इंडो चाइना बॉर्डर पे लगती है या फिर आपकी नक्सलाइट्स वाली जो एरिया है उनमें लगती है। और प्लस इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कोई भी इलीगल इमिग्रेंट दूसरी कंट्री से यहाँ पे ना आ रहा हो, किसी भी तरीके की स्मगलिंग ना करी जा रही हो, ये सारी चीजें इन लोग का काम होता है देखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट डेवलप्ड बाय द ईस्टर्न रेलवे टू असिस्ट एम्प्लॉयज विद रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशन? उस एआई बेस्ड चैटबॉट का नाम बताइए जो कि ईस्टर्न इंडिया ने लॉन्च किया है, ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया है। और वो क्या बताएगा? वो रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा। तो उसका नाम है प्रबोध। अब देखिए, ये जो एआई बेस्ड चैटबॉट है ये बताएगा रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन। या मान लीजिए एम्प्लॉई को प्रॉब्लम है कि भाई हम रिटायर हो गए, अब हमको पेंशन के लिए अप्लाई करना है। अब क्या कर सकते हैं? अब या तो वहां पे जाएं, पूरा प्रोसेस पता करें, इट्स बेटर। ये सारे रूल्स आपका प्रबोध ऐप पे होंगी, तो आप सिंपली पेंशन के चाहे रूल्स हो, चाहे किसी भी तरीके के रूल्स हो, न्यू अपॉइंटी के रूल्स हो, प्रोबेशन पीरियड के रूल्स हो, कोई भी रूल्स हो वहां के, आपको प्रबोध ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। आपको अलग से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो वो बन रहे हैं जय शाह। अभी ये 35 ईयर के हैं, नेक्स्ट मंथ ये 36 ईयर्स के होने वाले हैं और आईसीसी के 5वें इंडियन चेयरमैन होंगे ये। सॉरी, आईसीसी के 5वें इंडियन चेयरमैन नहीं, आईसीसी इंडिया की तरफ से ये 5वें चेयरमैन होंगे जो कि आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। Which two locations will the श्री कृष्ण गमन पथ कनेक्ट? अब ये श्री कृष्ण गमन पथ कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करेगा? कृष्ण जी की बात हो रही है, कुछ तो रिलीजन से रिलेटेड है, यानी रिलीजियस टूरिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। कृष्ण जी कहाँ कहाँ पर है? मथुरा में है और उज्जैन में है। कहाँ को कवर करेगा ये? कहाँ को ये पूरा एरिया कनेक्ट करेगा? मथुरा और उज्जैन को। एंड दैट वाज फॉर टुडे। एंड आज हमने कवर कर लिया है लास्ट 15 डेज का करंट अफेयर्स। आप सब लोग कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा, एक तो जो मैंने होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर, एंड ऑल्सो कि आपको सेशन कैसा लगा, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी अच्छाई, जो भी आपको लगे
प्लीज डू राइट योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन एंड फर्दर आपको हमसे और क्या क्या चीजें चाहिए, एज आई ऑलवेज से जो भी आपको वीडियोस, जो भी चीजें, जो भी डाउट्स हो, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।